बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और इसके साथ साथ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में जिनकी बर्थडे है उनको तो हम विश करेंगे ही, हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। स्पेशल शो हमने कुछ डिज़ाइन किया है, आपको बताएंगे कि अगर आपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है तो हमारी मज़हब के मुताबिक अहकामात क्या हैं, जानवर कैसा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सब लोग परेशान भी हैं। सो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करेंगे कि आप जानवर ख़रीदते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। साथ ही साथ हमें वेटनरी डॉक्टर भी ज्वाइन करेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो जानवर की एहतियात आपने घर ला के किस तरह से करनी है, उसको बीमार होने से किस तरह से बचाना है। वैसे तो लोग इतनी आओ भगत करते हैं, अच्छा जी बच्चे खिला भी कुछ इतना ज़्यादा देते हैं कि जानवर वैसे ही बीमार हो जाता है। सो हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि घर जानवर लाने के बाद उसकी एहतियात आपने किस तरह से करनी है, उसका ख्याल किस तरह से रखना है। इंशाल्लाह 11 बजे हम ये सेगमेंट शामिल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की खबरों से, यानी टॉप स्टोरीज़। पहली खबर है जी, 550 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। और जी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, लाहौर ब्रिज तैयार हो चुका है। आइंदा हफ्ते यहां पर आपको गाड़ियां भी दौड़ती नजर आएंगी। निगरान वज़ीर आला के अस्पतालों के दौरे, टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स अमले की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने के अहकाम। और इसके बाद खबर यह है कि 1500 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी। मतलब डूबते को तिनके का सहारा देने वाली बात है। 1% कमी करके कौन सा आपने एहसान कर दिया। चले इस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जाने आज की पहली खबर की तरफ। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इसके साथ साथ इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं, जो कि हर किसी की दुखती रग है। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और कुछ लोग इसको ब्लेसिंग भी करार दे रहे हैं। कुछ लोग कल एक गेट टुगेदर में बैठना हुआ तो कुछ लोगों का ख्याल ये था ये मौसम अच्छा है, होना चाहिए, गर्मी वैसे ही लेट आई है। लेकिन जी बच्चों के साथ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है। चलें हम तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों का काम मैनेजमेंट का है, जिन्होंने बिजली के इंतज़ामात रखने हैं, जिन्होंने बैकअप रखना है, ठीक है एक तो कुदरत की तरफ से मौसम ऐसा है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप जो मेंटेनेंस के नाम पर 3-3, 4-4 घंटे, ऑलमोस्ट हर इलाके में ये होता है कि एक दिन सर्दियों में ऐसा होता है कि आपकी सुबह 10 से 3-4 बजे तक लाइट जाती है, पता चलता है जी अच्छा जी काम हो रहा है। इस तरह से लाइट बंद होना, फिर जो आपने ऐलान किया उसके अगेंस्ट लोड शेडिंग होना, और सेकेंडली लोड ज़्यादा होने की वजह से जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे लोगों का एहतजाज, कोई सुनने वाला नहीं। अवाम किधर जाएँ? इमरान आपसे आगाज़ करेंगे। देखिए ना, जिस भी शोबे में तलब और रसद का फैक्टर शामिल होता है, गैप ज़्यादा वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर ऐसी सूरत हाल जो है वो आपको नज़र आएगी। यही वजह है कि लेस्को की जानिब से जब भी किसी भी इलाके या शहर को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाता है, वो सिर्फ एक दिन के लिए करार दिया जाता है। अब चूँकि मौसम गर्मा है, अब इसमें देखें 5000 मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से लेस्को को मिल रही, और लेस्को का जो इस्तेमाल बिजली की तरसील है जो आगे फराम की जा रही है वो तकरीबन कोई 5500 के करीब है। सो 550 का शॉर्टफॉल जो है वो मौजूद है। अब सूरत हाल जो है ना वो इससे ज़्यादा गंभीर जो है ना वो होगी। क्यों? क्योंकि गर्मी जो है वो आपको पता है कि पिछले 2 दिन से तो पारा जो है वो 50-51 डिग्री तक जो है वो जा रहा है, और अगर आप मोबाइल पे फील लाइक देखें तो वो आपको तारे दिखा देता है। और लिटरली हम भी डेली जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कल ये दफ्तर से निकल के जो गाड़ी तक जाना और फिर गाड़ी में 10 मिनट बैठना होता है वो, और फिर उसके बाद पूरा शहर घूमना, रिपोर्टिंग करना, और आप यकीन जाने के हिम्मत को तो मैं सलाम पेश करती हूं। कल हम बदहाल ही रहे हैं, और यकीन जाने मैं तो 3 घंटे तक मेरे सर में इतनी शदीद पेन रही है गर्मी की वजह से जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन अब होगा क्या, गर्मी चूँकि ज़्यादा पड़ रही है, अब लोड जो है वो
लेस्को को छोड़ें, ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा पड़ेगा। एग्जैक्टली ना, ये अभी आपको मुख्तलिफ शहरों से ट्रांसफार्मर जलने की खबरें जो हैं वो अभी तक आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन सुबह जब मैं अपने एरिया से निकला हूं तो यकीन जाने 2 गलियां छोड़ के लोग यही कह रहे थे कि यार ट्रांसफार्मर जल गया, 4 घंटे हो गए हैं और अब बिजली जो है वो नहीं आ रही। और आपके पास आसान हल क्या है जी कि आप फ़ोन नहीं किसी का उठाएंगे, आपके दफ्तर के बाहर कोई आ जाएगा, पता चलेगा जी कि दफ्तर में कोई मौजूद नहीं है, तो मैक्सिमम क्या होगा, लोग एहतजाज करते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। और ये सालाना, ये एनुअली जो है ना, ये शेड्यूल है कि गर्मी आएंगी और लोड शेडिंग जो है वो होगी और उस पर क्या होगा, लेस्को का अमला फ़ोन सुनेगा, जहाँ जा सकता है वहाँ जाएगा। असल जो चीज़ें हैं ना वो ऑब्वियसली इनके जो नए ट्रांसफार्मर खरीदने की इनके पास एहलियत नहीं है, पुरानी ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं उनको ये बेहतर नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि बिजली चोरी जो है, सिर्फ बिजली चोरी रोक, मैं ये भी नहीं कहता कि डिपार्टमेंट में करप्शन बंद कर दी जाए, उसको छोड़े, आप सिर्फ बिजली चोरी को रोक देना, यकीन जाने ये लेस्को का शॉर्टफॉल जो है ना वो मेरे ख्याल से इनके पास ज़्यादा बिजली बच जाएगी। ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ना ही ये करना चाहते हैं। अगर ये करेंगे तो इनके अफसरान की, मुलाजमीन की दिहाड़ियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। किसको नहीं पता कि लेस्को का अमला जो है वो खुद इन्वॉल्व होता है ये बिजली चोरी में। स्पेशली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बिजली चोरी करती हैं और आए दिन शायद सिपरा जो है वो न्यूज़ देते हैं कि जी फलाने सेक्टर में फलानी फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है कि इतने सालों से वो बिजली चोरी कर रहे थे। मुझे बताएं कि क्या अमले को पता नहीं होता कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है? सो ये चीज़ें हैं। दूसरी वही बात हम ये कहते हैं कि इस बार बजट में बड़ी अच्छी बात है कि इस बार बजट में पन बिजली के मंसूबों के लिए बजट जो है वो रखा गया, अल्लाह करे वो यूटिलाइज हो जाए। दूसरी चीज़ जो हम बार बार ये कहते हैं कि भाई सोलर से हम इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे। सोलर का क्या है कि आप सोलर पैनल सस्ते करें, मैं यही कह रहा हूँ, सोलर पैनल आप भाई बैंक लीज पे कर देना। गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए कि बैंक लीज पे लोगों को सस्ते सोलर पैनल दिए जाएं ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो। एक के बाद एक लोगों के ऊपर ना वो काम तैयार होता है। अब मामूली से आपने एक एसी चलाना है ना सोलर पे, एक एसी चलाना है, 2 पंखे या 3 पंखे या लाइटें जलानी है, आपको मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख का सोलर पैनल जो है वो लगवाना पड़ेगा। ये वाज़ेह मिसाल ये इरफान मलिक है। हमें पता है कि इन बेचारों ने कैसे एक एक प्लेट करके सोलर खरीदा है। लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है ना, मैं कह रही हूँ एक के बाद एक काम लोगों का तैयार है। ईद है, सब लोगों की कोशिश है कि चलेंगे हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर लें, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपके ऊपर काम होता ही है कि इतने सारे पैसे आप लोगों के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। इरफान, लोड शेडिंग तो हो रही है आपके इलाके में, इलानिया लोड शेडिंग के अलावा भी हो रही है लोड शेडिंग? अना, जब आपने इंट्रो दिया तो उस पर आपने कहा कि किसी न किसी जगह पे मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो लाइट जाती है, लेकिन सुबह जो है वो रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक लाइट, उस वक्त कौन सी मेंटेनेंस हो रही होती है? सही कहा आपने। फिर आप देखें कल से शहर के अंदर एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कल 3 पॉइंट थे लाहौर में जहाँ पे शदीद एहतजाज हुआ, जिसमें एक, मैं कहती हूँ हमारी जिंदगियों में यही कुछ रह गया, गैस अभी तक नहीं आ रही है। जिसमें एक गुलशन रावी था, एक वाल्टन रोड था और एक जो है वो काना वाली साइड थी। इन 3 एरियो में जब एहतजाज हुआ तो फिरोजपुर रोड पड़ा, मुझे ये बता दें इन एहतजाजों का क्या? देखें इसका एहतजाज का फर्क क्यों नहीं पड़ता लोगों को? एक तो जो लोग सड़क के ऊपर सफर कर रहे होते हैं शदीद वो मुतासिर होते हैं, वही ना, अवाम को इसका फर्क पड़ता है। अवाम को जो है वो एक दूसरे की मुखालिफ हो जाती है, उनको तकलीफ का बायस बनती है। लेकिन जिनके लिए ये इशू होना चाहिए उनके लिए इशू नहीं होता। लेकिन दूसरी, आपने कुछ अर्सा पहले एक खबर सुनी थी कि 25,000 के करीब, 2500 के करीब नए ट्रांसफार्मर लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। जब तक वो नहीं आते आपके ये इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब देखे जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उनका पर्पज़ क्या होता है कि हमारी लाइट गई थी सॉरी हमारी लाइट गई, उसके बाद 2 दिन हो गए जी लाइट नहीं आ रही। तो वही होता है, ट्रांसफार्मर अगर जलता है तो उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए जो टाइम दरकार है उसमें वो लोग कामयाब नहीं होते वहाँ पे अपने टाइम के अंदर उस ट्रांसफार्मर को वापस लाने में। तो इसी वजह से ये एहतजाज का सिलसिला चलता है। जब तक आपके पास ये 2500 के करीब जो ट्रांसफार्मर आने थे वो नहीं आते, लाइन लॉसेज आप इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये सूरत हाल जूँ गर्मी बढ़ती जाएगी ये होती रहेगी। क्योंकि जूँ ही गर्मी बढ़ती है आपके ऊपर लोड जो है वो बढ़ जाता है। लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल, पानी की मोटर का इस्तेमाल, ये वो चीज़ें हैं जो चलनी हैं। तो उसके बाद आप पे लोड जो है वो बढ़ेगा, तो ये ऐसी सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ेगा। इसके कंट्रोल के लिए जहाँ पे हमें इसके मुतबादिल के ऊपर जाने की ज़रूरत है, जैसे इमरान ने कहा कि पन बिजली के लिए पैसे रखे हैं, उसके ऊपर अगर करेंगे तो ये मामला ठीक होंगे। दूसरी जानिब वफाक की जानिब से जो कहा गया था कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएँ,
पंजाब गवर्नमेंट शायद उसमें सीरियस नहीं है और इसी वजह से अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। देखिए कितना अरबों 2 अरब डॉलर का जो है फ़ायदा होना है, लेकिन क्योंकि ये कुछ लोगों ने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करनी, जिसकी वजह से अब ये 2 अरब डॉलर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी इस पे शायद लगती है मजबूर है, वो वफाक का कहना नहीं मान रही कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए कि 8 बजे दुकानें बंद की जाए। यहाँ पे हो रहा है कि रात गे तक जो है दुकानें खुली हैं और बिजली का ज़िया जो है वो हो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इरफान, माजरे के साथ अवाम देखें, आप कह रहे हैं कि अवाम जो है वो इस तरफ नहीं आ रही, भाई क्या इदारे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अब वो देखना कि वही जो बातें हमने की है कि आपके अफसरान और मुलाजमीन जो है उनको आप फ्री यूनिट्स, फ्री बिजली जो है वो दे रहे हैं, 500-500 यूनिट आप उनको दे रहे हैं, 1000-1000 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं अपने अफसरान को। अब लोगों के लिए क्या कोई अच्छी खबर इनके पास है या नहीं? वैसे तो आजकल कोई खैर की खबर आप नहीं सुना रहे हैं शाहिद सिप्रा साहब। बिजली मेरे ख्याल से आप कहेंगे महंगी भी होगी, लोड शेडिंग भी मजीद बढ़ेगी, कोई अच्छी खबर है? बताइएगा ज़रा। देखें, अभी तो आगाज है, अंजाम तो पहले अंजाम पे पहुंच गई हैं, अल्लाह खैर रखेगा। मौसम क्योंकि चेंज हुआ है, गर्मी की शिद्दत बढ़ी है और उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो सीधा है, कोई दूसरी राय भी नहीं है, ट्रिपिंग है, ट्रांसफार्मर डैमेजिंग से 18-18 घंटे 24-24 घंटे मुख्य इलाकों में बिजली बंद हो रही है, मटीरियल की किल्लत है, उसकी बुनियाद पर जब ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होगा सार्फिन तो काफी हद तक अजियत में जो है उनको रहना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं कि लोड शेडिंग क्या हो रही है। लेट्सो को कभी 500 कभी 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कहीं 2 घंटे लोड शेडिंग होती है, ठीक है, शेड्यूल आपने बना दिया, लेकिन जो ना शेड्यूल के मुताबिक तो शायद से हाँ जी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। 2 घंटे आपने शेड्यूल तो बना दिया है, लेकिन जो फोर्स लोड शेडिंग बीच में हो रही है ओवरलोडिंग से या फिर किसी और इशू से या तकनीकी या फनी खराबियों की वजह से, तो वो हम उसको भी लोड शेडिंग ही दौरानिया कंसिडर करते हैं ना। उसकी वजह से वो किसी इलाके में 5 घंटे तक है, किसी घंटे में 8, किसी इलाके में 8 घंटे तक की भी है बंदिश। मुसलसल बिजली का बंद होना और 24-24 घंटे का ट्रांसफार्मर का तब्दील ना होना, आप देखें कि आज सार्फिन किस तरह किस मुश्किलात में गुजर बसर कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर खरीदे जाने थे, वो अमल कब मुकम्मल होगा? देखें, वो अभी परचेज ऑर्डर ही नहीं जारी हुआ, अभी तो रिसेंट टेंडर हुए हैं और टेंडर के बाद उसकी यानी इन गर्मियों में तो हम सोचे भी ना कि नए ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। आपने बात का आगाज किया कि सिस्टम बोसीदा है, तो इस बोसीदा सिस्टम को हमेशा से, मैं तो बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, सिस्टम बोसीदा है, ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है और कब ठीक होता है? सर्दियों में जो मेंटेनेंस के नाम पर आप घंटों लाइट खींचते हैं, लाइट बंद रखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में एक शेड्यूल के मुताबिक, तब क्या किया जाता है? देखिए, अपग्रेडेशन का शेड्यूल वही होता है कि आप दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, मार्च तक उसको अपग्रेड करते हैं। और जब आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो आपने क्या अपग्रेडेशन करनी है? कंडक्टर नहीं है, ट्रांसफार्मर। होता क्या है कि मेंटेनेंस का मकसद ये होता है कि किसी इलाके में अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग है तो उसकी प्रपोजल बनाई, अगर 200 का है तो उसके साथ 100 का और ऐड किया ताकि वहाँ लोड बैलेंस हो जाए, सार्फिन पे जो ट्रिपिंग या ओवरलोडिंग से जो ट्रांसफार्मर डैमेजिंग के वाकयात हैं वो कम हो या रुक जाए। ये होता है। ट्रांसफार्मर मिले नहीं, अच्छा जी, अब लोड मैनेजमेंट को शायद सिप्रा साहब अगर बैलेंस करना है तो वो जो मार्केटों की बंदिश के हवाले से एक फैसला किया गया था, अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो व्हाट डू यू थिंक, हालात बेहतर होंगे कुछ लोड शेडिंग के शहर में? नहीं, उससे नहीं होना। वो तो आप 2-3 घंटे के दौरान 200-300 मेगावाट बचा लेंगे, उससे नहीं होना। देखें, हमारे यहाँ अब लोड कब आ रहा है सिस्टम पे? लोड हमारे आ रहा है रात 10-11 बजे के बाद आ रहा है, जब क्योंकि हफ्ता है, गर्मी है, लोगों ने घरों में एसी चलाने हैं, बाकी एयर कूलर है उसका इस्तेमाल करना है। तो अब लोड हमारे सिस्टम पर रात में आ रहा है, तो रात में तो मार्केट टाइम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो उस ओवरलोडिंग की वजह से जो हमारे यहाँ डैमेजिंग हो रही है तकनीकी। अब मुझे मैं कल आपको बताऊं 10 से 12 कॉल 1 घंटे के दौरान मैसेजेस है, सुबह से अभी तक 7-8 लोगों की कॉल आ रही है, कहीं जंपर निकला हुआ है, कहीं ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ। मुझे बताएं इस शदीद गर्मी में लोगों का क्या हाल होता है? मैंने कहा शायद आप कहने लगे मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों लोग कॉल कर रहे हैं। अलबत्ता ये सिलसिला तो ऐसे ही रहना है, आपने वाज़ेह तौर पे बता दिया। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करें, हमारे घर भी जब लाइट जाती है सबसे पहले शायद सिप्रा साहब याद आते हैं। अब वो कह रहे हैं सुबह से 10 कॉल्स आ चुकी हैं। वाकई अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं शायद सिप्रा साहब को कॉल भी कर रही हूँ तो मुझे तो एक तसल्ली दिल को होती है, लाइट जितनी देर बाद आनी है उतनी देर बाद। वैसे ना शायद सिप्रा इसमें बड़ी हेल्प करते हैं, आप यकीन जानें। नो डाउट। कई बार ऐसे हुआ है कि जब हमने ऑफिस आना होता है, लाइट नहीं होती ना, हम शायद सिप्रा को कॉल करके कहते हैं यार सिर्फ आधे घंटे के लिए इस इलाके में बिजली बहाल करवा दो, हमने कपड़े प्रेस करने ऑफिस जाना है। और लिटरली होता भी है, बहाल होती है और फिर वो उसकी कॉल आती है, आप बंद कर दूं। अब वो
देखे ना, वो कह रही है कि मैं क्या कह सकता हूँ, सुबह से 10 कॉल्स आ गई। नहीं, इनका नंबर आप स्क्रीन पे चलाएं ताकि लोगों की मदद किया जाए। लोगों की मदद हो ना। क्यों आप उनको मजीद तंग करना चाह रहे हैं? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सो फाइनली इतना रोना धोना करने के बाद बिजली की लोड शेडिंग ऐसे ही रहने वाली है। आप लोगों को हौसला करना, पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, यही एक हल है। मैं यही कह सकती हूँ। दरख्त लगाएं। हाँ, बस यही कह सकते हैं। दरख्त लगाएं, शजरकारी करेंगे, माहौल ठंडा रहेगा। बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, आज ही आप जी कुछ बात कर लेते हैं शहर में जारी मंसूबों के हवाले से। लाहौर ब्रिज पर ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। आइंदा हफ्ते यहाँ पर आपको गाड़ियाँ भी दौड़ती नजर आएंगी। फाइनली कुछ अच्छा होता आपको नजर आ रहा है, और शहर में जितने भी मंसूबे चल रहे हैं, मैं ये भी कहूँगी फाइनली अच्छा तो हो ही रहा है, लेकिन एक तारीख भी जो है वो लिखी जाएगी कि जब जब कहा उससे पहले ही काम करके दिखा दिया। इरफान, बिल्कुल ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर ब्रिज एक वाकई ये दिनों के अंदर इसको बनाया गया, और क्योंकि हम लोग हर रोज वहां से गुजर के आते हैं तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है हमें वो स्टेप बाय स्टेप याद है। हाँ। कि उसकी पाइलिंग कब खड़ी करनी शुरू की गई, पाइलिंग हो गई, उसके बाद क्योंकि बाजार सरकार की गवर्नमेंट चली गई, वो पेंडिंग पे रह गया। ऐसे ही है, इतना अरसा वो लटका रहा। फिर ये गवर्नमेंट आई, इसने इसके ऊपर टेक ओवर इसको किया, और उसके बाद उन्होंने इसको जितनी स्पीड से इसको कंप्लीट किया, वो एक वाकई एक तारीखी कारनामा है। फिर उसके साथ साथ सिर्फ ये ब्रिज नहीं है, ब्रिज के नीचे का एरिया, ब्रिज के साथ जो सर्विस लेन मसरूफ शाहराह है, वहाँ पर आपकी मॉडर्न कचहरी भी, वो मॉडर्न कचहरी है। आप देखिए मॉडर्न कचहरी में जितने भी दफातर हैं पीछे बना दिए, नीचे बना दिए गए थे, वो ख़त्म करवाए गए। अब वहाँ पे पार्किंग बन रही है। फिर उस रोड को बनाना है। फिर उसके साथ साथ जो गुलाब देवी के साथ या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ जो रोड है, इसको मेंटेन किया है, ताकि क्योंकि आप देखें कि इस रोड के ऊपर आने के लिए आपको जो है वो स्ट्रेट आप निकलेंगे। हाँ, आप नीचे से पुल से गुजरे, उसके बाद पुल से गुजरने के बाद आपने जो है अंडरपास क्रॉस करने के बाद थ्रू आउट जो है पुल के ऊपर चले जाना है। लेकिन जिन लोगों ने मॉडर्न कचहरी जाना है, उनके साथ उनके लिए एक अलग से जो वे बनाया जा रहा है, जो डबल वे होगा, वो बनाया जा रहा है गुलाब देवी के सामने और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने। वो उसको भी कंप्लीट कर लिया। मैं आज सुबह देख रहा था तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके साथ साथ लाहौर में अगर देखें समनाबाद का, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उस अंडरपास की, लेकिन क्योंकि मियां असलम इकबाल को एक वो पॉलिटिकल स्टंट की ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अरबों रुपया आवाम के पैसों का लगा दिया। अच्छा, वो नहीं चल रहा, वो मंजर से गायब हो गए। वो तो खुद मंजर से गायब हैं, लेकिन जो ये अवाम के साथ कर गए कि करोड़ों रुपए जो हैं वो अवाम के उन्होंने फजूल काम के ऊपर एक लगा दिए। वो अंडरपास जो बना है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। शादरा का ब्रिज, फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं लाहौर में 2-3 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो फिर उनका आगाज़ होने वाला है। वो आगाज़ भी जो उसके बारे में तो हमें यहाँ तक पता चला कि काबीना में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर 1 साल लगेगा। तो काबीना जो पंजाब की काबीना थी उसने कहा साल तो बहुत ज़्यादा आपने बता दिया, हम 3 माह में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये वो शहबाज खुद भी परेशान, हाँ उस पर खुद भी वो परेशान थे। वो शहबाज स्पीड जो थी वो शायद लोग भूल जाएंगे, और यहाँ पे ये जो है वो मौसम नकली स्पीड जो है इसको शायद ताहयात जो है याद रखा जाएगा कि किस तरह यहाँ पे काम किया गया, और अवाम के लिए सहूलतों के लिए, अवाम की सहूलत के लिए किस तरह पेन ली गई। आप देखें ये तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, इस पे रात 3 बजे भी विज़िट हुआ, इस पे सुबह 6 बजे भी विज़िट हुआ, इस पे दोपहर तपती धूप के अंदर विजिट हुए। निगरान वजीर आला के मुतारिक होने की वजह से हमने देखा कि कमिश्नर साहब की भी दौड़े लगी, सारे ही आपका नीचे का अमला खुद ब खुद जो है वो आपको एक्टिव नजर आया। अच्छा जी, लाहौर ब्रिज के साथ साथ यहाँ पर लिखा है गुरु मांगट रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर एलडीए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ब्रीफिंग। कैसे देख रहे हैं साथ साथ ये जो मंसूबे भी चल रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात? देखिए जी, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि शहर में जो तरक्याती काम है ना सिर्फ वो पाया तकमील पर पहुंच रहे हैं, बल्कि जो एक अरसे से पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो भी अपने कंप्लीशन के करीब है। लाहौर ब्रिज के हवाले से बात करें, देखिए जब फिरोजपुर रोड को सिग्नल फ्री बनाया गया तो फिर भी लोगों को जो तकलीफ का सामना था वो लाहौर ब्रिज पे आके होता था, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक जो है वो रवानी के साथ आ रही थी, चाहे वो कसूर से आ रही है या वो मजंग से आ रही है। तो वहाँ पर आके आपकी चूँकि बोटल नेक बनती है और ट्रैफिक जो है ना वो फिर सुस्त रवि का शिकार जो है वो होती थी।
सो लाहौर ब्रिज की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप यकीन जाने जिस तेज़ी के साथ अब काम हुआ है इस पर, तो वो वाकई हैरान कौन है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शहरियों को ये तोहफ़ा जो है वो इसी करंट वीक में ये तोहफ़ा जो है वो मिलेगा, और शहरी जो है वो जो ब्रिज है लाहौर ब्रिज का जो नया बना है उससे जो है वो गुजरेंगे। दूसरी जो बात आपने की कि शहर में जो दीगर मंसूबे बन रहे हैं, जिसमें स्पेशली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से आप बात कर रही हैं कि कमिश्नर लाहौर जो है वो विज़िट कर रहे हैं, डीसी साहिबा भी विज़िट कर रही हैं, चीफ इंजीनियर्स और बाकी सारे LDA टीपा के अफसरान जो है वो भी विज़िट कर रहे हैं। तो इन सब के समराज जो है वो ऑब्वियसली क्यों सामने आए हैं, वज़ीर आला पंजाब की वजह से हुए हैं, क्योंकि ना वो दिन देखते हैं, ना वो दोपहर देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना शाम देखते हैं, और ना ही रात देखते हैं। रात 12-1 बजे भी वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दौरे कर रहा है। जिस तरह कल आप न्यू हॉस्पिटल में देखे, उन्होंने को 3 घंटे का दौरा जो है वो किया है, और वहाँ के डॉक्टर और इंतजामिया खुद बेहोश होने के करीब थी, और क्योंकि वहाँ पर AC नहीं चल रहे थे, पंखे नहीं चल रहे, ये खुद वहाँ पर विजिट करते रहे। छेड़ ही दिया तो मैं ये तस्वीर एक दफ़ा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ, आयशा को फुटेज भी कह देती हूँ है तो दिखा दे। सो ये हालात हैं कि हर रोज़, और आई मस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि अगर शहर में तरक्याती काम चल रहे हैं तो बाकी हुकूमतों ने जो मिसालें कायम की कि आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं दूसरी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर रोज़ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे हो रहे हैं, जहाँ AC बंद है वहाँ AC चलाने के अहकाम, जहाँ बेड शीट्स ख़राब है वहाँ, जहाँ मरीज़ों को अद्वियात की सहूलत नहीं दी जा रही, टेस्टों की सहूलत नहीं दी जा रही, इतना एक्टिव नज़र आ रहे हैं CM साहब। अब यहाँ पर खातून जो कि मौमर खातून हैं उनका मसला सुन रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल के हालात नहीं हैं, आप जहाँ कहीं चले जाएं लोग इस कदर परेशान हैं। यानी शहर में डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ आपकी हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी रही है, और हम इस चीज़ के गवाह हैं कि सेहत को लेके कितने एक्टिव रहते हैं CM साहब, और यहाँ तक आवाम तक रसाई उनकी जाके खुद इंटरेक्शन करना मेरे ख्याल से इरफान कम नहीं है। ये बिल्कुल है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने इन चीज़ों को जो है वो एक उन्होंने फ़ील किया कि ये मेरा मसला है। वज़ीर आला आपने कोई भी देखा या कोई भी बड़ा अफसर देखा आपने, उसने कहा कि अच्छा ये इन लोगों का इशू है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, हो गया नहीं हुआ तो इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, मैंने अगर इलाज कराना होगा मैं बाहर चला जाऊँगा, मेरे अगर कोई मसले होंगे तो मैं उसको जो है प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर देख लूँगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लूँगा। लेकिन ये वज़ीर आला अपने उसको खुद समझते हैं कि यार ये मेरी कोई फैमिली मेम्बर है, ये मेरी वालदा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है। से बड़ा मुश्किल है जो ये जब फील्ड लेकर कोई शख्स, कोई भी ऑफिसर जो है अगर फील्ड में जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा ही फीडबैक मिलेगा जैसा वज़ीर आला पंजाब को मिल रहा है, और उसके बाद वैसा ही काम करेंगे वो लोग जैसा वज़ीर आला पंजाब कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल्स जो हैं लाहौर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इसके ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। 8 अरब रुपया इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे तमाम हॉस्पिटल जो है लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनको ब्रांड न्यू हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा। जैसे आपने देखे कि कल देखें आपने वज़ीर आला पंजाब ने न्यू हॉस्पिटल में 3 घंटे लगाए। वो किस लिए लगाए? कि वहाँ के इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस करने थे कि वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। आप देखें ये मसला नहीं होता कि वहाँ पे डॉक्टर है या नहीं है, यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही। असल इश्यूज जो हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग में अगर AC नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका ठीक नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आपके डॉक्टर्स क्या करेंगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वहाँ पे आपके जो सफाई के लिए आपने अमला रखा है वो क्या करेगा? जब पानी हर जगह से रिस रहा होगा, शुरू होगा, बारिशें पूरा दिन होंगी, आप वही होगा अस्पतालों के अंदर तो नहीं आ जा सकते। इसको देखने के लिए कल 3 घंटे जो लगाए गए, इसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, इसमें वजीरे हेल्थ भी थे। ये तमाम लोगों ने सर जोड़कर इस वजह से बैठे कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो प्लान करें कि हमने करना क्या है। इसी के लिए अब ये 3 माह का जो टाइम दिया गया है, 3 माह के अंदर तमाम जो लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं जिनकी हालत आपको ऐसी नज़र आती थी, इनको ब्रांड न्यू हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको लगेगा 3 माह बाद कि आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में आ गए या किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में आए हैं, तो आपको ऐसी फील आएगी। अभी जो हम तरक्याती मंसूबों के साथ देख रहे हैं तो मेरी बड़ी उम्मीद बनती है कि जो आप कह रहे हैं वो इंशाल्लाह होता हुआ भी नजर आएगा, इंशाल्लाह होगा। और इसमें थोड़ा सा टाइम है, लोगों को पता लगेगा कि जो उनके टैक्स का पैसा था वो वाकई ही उन पे लग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अपने ज़िले के अंदर लगा लिए, ठेकेदारों को नवाज दिया गया। इसके लिए तमाम जो कबीना है उसमें बाकायदा इसकी स्क्रूटनी की जाती है कि कौन सा ठेकेदार आएगा, उसको उसकी तमाम जो टेंडर की जो लवाजमात हैं
जब तक वो पूरे नहीं करता फिर उसको ठेका नहीं दिया जाता। ये बड़ी स्क्रूटनी के बाद उन लोगों को लाया जा रहा है और उसके ऊपर वज़ीर आला का चेक एंड बैलेंस अपना इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी कोई विज़िट करते हैं तो असल इशूज़ जो ठेकेदार हैं या वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको असल इशू किसी के विज़िट का नहीं होता कि कोई आ गया विज़िट करना है उसको बता दिया ये सड़क बन रही है, ये कल बन जाएगी, ये परसों बन जाएगी। ये चीज़ें मैनेज करना कोई इशू नहीं होता। असल इशू होता है जब वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे बैठ के पूछ रहे होते हैं कि कल आपने मुझे कहा था कि ये रोड जो है 100 मीटर का बन जाएगा, आज नहीं बना, क्या वजह है। ये इशू उनको चल रहा है और इसी वजह से ये सारे सरतोड़ कोशिशें करके काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि सीएम साहब खुद अगर अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं तो डॉक्टर जावेद अकरम भी निकल, आपके सेक्रेटरी हेल्थ भी निकल गए, फिर आपके जो हॉस्पिटल के एमएस साहिबान हैं उनको भी पता है कि किसी भी टाइम छापा पड़ सकता है, हमने यहाँ पर मौजूद रहना है। सो उम्मीद है कि अस्पतालों की हालत बेहतर हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये हेल्थ फैसिलिटी अगर आवाम तक पहुँच जाए तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। आगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बिलाशुबा ये भी आज का सिलसिला नहीं है जिसको शुरू किया गया था जी। आपको बताएं पीआईटीबी ने बिजनेस हब पर हतमी मंजूरी के लिए निगरान हुकूमत से रिजू कर लिया है। नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, उम्मीद की किरण है जी। इमरान देखिए जी, वॉक एंड शॉप अरीना के हवाले से बात करें, जोहर टाउन में ये जो है ये इनिशियली प्लान तो इसका यही था, ये बनाया जाएगा। और ये मैं और इरफान अभी ये ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कई सालों पुराना मंसूबा है कि ये बनेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये था कि वहाँ वॉक एंड शॉप जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होगी, लोगों ने शॉपिंग करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग जो है वहाँ जाएंगे। लेकिन लोग शॉपिंग तब करेंगे, एंटरटेनमेंट तब करेंगे जब उनके पास रोज़गार होगा। जब आपके पास रोज़गार ही नहीं है, आपके घर में पैसे ही नहीं है, तो फिर आप कैसी एंटरटेनमेंट आपके लिए ना, कैसी शॉपिंग फिर आपके लिए। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अब आईटी विलेज जो है वो बनाया जाएगा। और ये मंसूबा भी जो है वो मुतारिफ जो है वो करवाया तो वज़ीर आला की तरफ से गया है कि उन्होंने ही ये इनिशियल प्लान जो है वो इनिशिएट किया था कि इसको आप कन्वर्ट कर दें आईटी विलेज में, और जो पढ़ा लिखा आपका तबका है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको रोज़गार जो है वो मिले। आप यकीन जाने, चूँकि मैं ना हायर एजुकेशन करता हूँ, यकीन जाने कि तकलीफ़ होती है डेली बेसिस पे हमें। पहले तो ये होता था कि किसी बंदे ने मास्टर किया हुआ और उस बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही। अब जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडीज की हुई हैं, वो बेचारे नौकरियों के लिए जो है वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बैचेस तो निकाले जा रहे हैं हर साल। फिर हम कहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं। सैकड़ों नौजवान जो है वो बेचारे डिग्रियां लेकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन फील्ड में नौकरियां नहीं है। और ऐसे आईटी विलेज जो है ये मेरे ख्याल से नो डाउट ये बेहतर होंगे। अभी इससे पहले जो है वो आप जो खबर डिस्कस कर रही थी कि वज़ीर आला जो है वो दौरे कर रहे हैं, कभी हॉस्पिटल के कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ कि आइन की अगर तशरीह की जाए ना, तो वज़ीर आला जो होता है वो सूबे का ज़िम्मेदार होता है, निगरान होता है। और इस निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी है ना, वो बिल्कुल आइन के तहत अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी वज़ीर आला आए हैं उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया। कि जिस तरह आप बात कर रही थी कि हमेशा ये देखा जाता है कि हुकूमत जो है अगर एक प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है तो बाकी प्रोजेक्ट पीछे रह गए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल सब प्रोजेक्ट को जो है वो लेकर चल रहे हैं। कहीं पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हो रहे हैं, कहीं पर आपके लाहौर शहर में 10 से ज़ायद जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने थे, वो भी एक अरसे से सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, उसको भी अब साथ लेकर चल रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल्स जो है वो उनकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मुझे कल जानकर बड़ी खुशी हुई है कि कल वज़ीर आला ने यह अहकामात जारी की हैं कि मुझे चंद महीनों में ये जो आपका म्यू हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल इसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल नए हॉस्पिटल की जानिब करके दें। और ये हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ये हो जाएगा और वो करेंगे। चीजें जल्द अज जल्द। मुझे इस टाइम बराह रास्त जाने का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक अहम फरीज़ा है। हमने कुछ चीज़ें खुद से बना रखी हैं, कुछ चीज़ें हम इस सुन्नत को लेके फॉलो भी करते हैं। अब वो कुछ मिथ्स इस कदर ज़्यादा, वो मैं कहती हूँ पक्की हो चुकी हैं कि लोग समझते हैं अच्छा ये भी अहकामात हैं, ये भी अहकामात है। लेकिन हम आज के शो में मैक्सिमम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सुन्नत इब्राहिमी असल में है कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी अदायगी, इस अहम फरीज़े को आपने किस तरह से अदा करना है, तो किन किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, इस हवाले से क्या अहकामात हैं। जब आप जानवर ख़रीदने जा रहे हैं तो क्या कोई खुसूसी चीज़ें बताई गई हैं जिनको आपने मद्देनज़र रख के जानवर की ख़रीदारी करनी है, वो भी ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ इज्तमाई कुर्बानी से कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा अगर मैं पैसे दे के गाय में हिस्सा डालूँ तो सवाब कम तो नहीं हो जाएगा। फिर वो जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी बारी बारी आके सारे छुरी को हाथ लगाएं, घर के जितने अफराद हैं उतने लोगों को कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहिए, या उतने लोगों को जो है वो कुर्बानी के जानवर में पैसे डालने चाहिए। घर का सरबराह अगर कर रहा है तो
दिस इज़ मोर देन इनफ। सो इस पर कुछ हमारे पास लोगों की खुद से बनाई गई बातें हैं, लेकिन हम आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में इन तमाम मिथ्स को लेकर आपने परेशान रहना है या आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे मजहबी स्कॉलर हसन महमूद जमाती साहब में मौजूद हैं। अपने शो में उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। और ऑल्दो सब लोग जानते हैं कि ये सिलसिला कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ब्रीफली इसको बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सहबिहि बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी और बड़ा अहम मौका है क्योंकि अभी ज़िलहज का इब्तिदा ही हुई है, तो आपने एक बड़ा खुसूसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम रख लिया है इस मौजू के ऊपर। तो अभी दिन है लोगों के लिए कि वो इस हवाले से चीज़ों को अपने जहन में देख लें और फिर उसकी तैयारी कर लें। जहाँ तक इस सुन्नत इब्राहिमी का ताल्लुक़ है तो एक तो इसकी हमारे सामने वाज़ेह मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है, लेकिन हमारी इस उम्मत में और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये समझ लेना ज़रूरी है कि कुर्बानी वाजिब है। यानी जो शख्स साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि जिस दिन कुर्बानी का हुक्म नाजिल हुआ तब से लेकर आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल मुबारक तक हर साल आपने ख़ुद कुर्बानी की है, अपनी तरफ से की है और अपनी उम्मत की तरफ से भी। आप हमेशा 2 दुम्बे ज़िबा फरमाया करते थे, अपनी तरफ से भी और फिर अपनी उम्मत की तरफ से भी आप फरमाया करते थे। और यही आपने वसीयत फरमाई मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी यही आपने भी इस सुन्नत को जारी रखा कि एक आप आका अलैहिस्सलाम की तरफ से करवाते और फिर जो अपना होता और या फिर बाकी उम्मत की तरफ से। तो ये एक तरीक़ाकार आका अलैहिस्सलाम ने क्योंकि जारी फरमाया इसको, तो इस वजह से फिर ये वाजिब है। और ये दर हकीकत फिर सुन्नत इब्राहिमी है जिसकी अहमियत है। और इसकी अहमियत इस तरह भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारक है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स साहिब निसाब हो और वो इस दिन कुर्बानी न करे, उसे चाहिए कि वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। यानी अब हम ये इसको समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स वो साहिब निसाब है और वो कुर्बानी की इस्तात रखता है, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि कुर्बानी का निसाब क्या है। तो एक शख्स साहिब निसाब है और वो कुर्बानी की इस्तात रखता है, तो ये नहीं कि फिर वो हमारी ईद की खुशियों में भी शरीक हो। बेहतर है इस दिन, फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो 10 ज़ुल्हज्जा का दिन है, इस दिन सबसे बेहतरीन अमल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा है वो कुर्बानी है। और इसके साथ वो भी आपके प्रोग्राम की वसातत से बताता चलूँ कि हम लोग ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कुर्बानियाँ भी कर रहे होते हैं। वहाँ एक और बड़ी कुर्बानी हमें अपने नफ्स की देनी होती है। 2 अमल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक कुर्बानी और दूसरा सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ना। यानी इससे बेहतर अमल नहीं है 10 ज़िलहज्जा वाले दिन। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, जानवर की ख़रीदारी करने के लिए आपका एक वो ना हमारे यहाँ कुछ सोशली चीज़ें हमने खुद से जोड़ ली। जी जी। अहकामात क्या हैं कुर्बानी का जानवर अगर आप लेने जा रहे हैं तो किन चीज़ों को आपने देखना है? इसमें 2 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये इसका निसाब समझ लेना ज़रूरी है कि कुर्बानी वाजिब किस पर होती है। ठीक है। कुर्बानी साहिब निसाब वो है जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है। ठीक है। यानी कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज की मगरिब तक, ये कुर्बानी का टाइम है। इन 3 दिनों के अंदर अगर इंसान के पास उसकी ज़रूरियात असलिया यानी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उससे ज़्यादा इतना माल आ जाए कि वो कुर्बानी कर सकता है, तो वो इसमें ये समझ लें जैसे कि किसी के पास एक गाड़ी है, ये उसकी बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है, और अगर उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं इट मीन्स कि ये उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है। तो इन दिनों के अंदर उसकी अपनी बेसिक नेसेसिटी से ज़्यादा उसके पास माल है तो देन हर उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब इसके कुर्बानी के जो 4 जानवर हैं या 5 जानवर हैं जिसके अंदर दुम्बा है, भेड़ जिसको हम कहते हैं, और फिर इनका मेल फीमेल दोनों इसके अंदर शामिल हैं, बकरा और बकरी है, गाय और बैल है, ऊँट है, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, बहुत सारे लोग कहते हैं दुम्बे की अगर कुर्बानी करें तो सवाब ज़्यादा है, बकरे की कुर्बानी में कम है, फिर गाय की कुर्बानी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सवाब है, ऊँट की कुर्बानी का उससे ज़्यादा सवाब है। इस हवाले से भी क्या कोई नहीं, ये ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बड़ी ख़ास बात है वो समझने वाली है, जो कुरान मजीद की आयत है इस ज़िमन के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना तुम्हारा खून पहुँचता है ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, बल्कि वो तुम्हारे तकवा को देखता है।
कुर्बानी में सवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ वो तकवा और इखलास का है और आपकी नीयत है, यानी आपके दिल की नीयत क्या है। फिर आप दुम्बा करें, छोटा दुम्बा करें, छोटी बकरी करें, छोटा बकरा करें, या बहुत बड़ा ऊँट करें। इतना बड़ा बकरा था उसको तो सवाब ज्यादा होगा, फलां ने ऊँट किया तो उसको तो बहुत ही ज्यादा सवाब होगा। वो इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दिल की नीयत और इखलास के साथ है। जितना इखलास ज़्यादा होगा उतना सवाब ज़्यादा, और जितना इखलास के अंदर, यानी उसको आप बस सिंपल इसका स्टैंडर्ड इखलास है बस, यानी जितना इखलास बढ़ता जाएगा सवाब बढ़ता जाएगा, इखलास कम होता जाएगा सवाब कम होता जाएगा। इसमें जानवर के साइज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्या हमें ये परेशान होने की ज़रूरत है कि हम अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो आजकल आपको पता है महंगाई इतनी है, जी। सो सब लोग चाहते भी हैं कि वो मैक्सिमम इसमें जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सके, लेकिन आपने पीछे की भी सोच नहीं है। सो अगर आप 2 बकरे कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अच्छा भाई तुम तो अच्छे खासे थे, तुमने सिर्फ 2 बकरे किए हैं, और कहीं पर आप देख रहे हैं लोगों ने 10-10 बकरे भी किए हैं। वो हम शो ऑफ वाला एलिमेंट इसके अंदर बहुत ले आए हैं। मैंने आयत मुबारक आपके सामने पढ़ दी है। इसमें जो शख्स भी, वो जो आपने कहा कि बड़ा जानवर छोटा जानवर, इतना बड़ा बकरा छोटा बकरा, 1 बकरा 2 बकरा, इसका ताल्लुक़ अगर तो लोगों की ज़बानों के लिए करना है तो फिर तो वो आप उसका कोई ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के साथ नहीं है। आपने अपने लिए करना है तो फिर वो मैंने अर्ज़ किया कि चाहे छोटे साइज़ का है, चाहे 1 है, चाहे बहुत बड़ा जानवर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे हरगिज़ कतई नज़र। डिपेंड करता है सिर्फ आप किस नीयत के तहत किस नीयत के साथ कर रहे हैं। सही। अब जानवर की खरीदारी के हवाले से कोई खुसूसी अहकामात क्या है? उसके लिए ये है, जो मैंने पहले जानवर गिने वो इस वजह से गिने कि उसमें हमें जो जानवरों की उम्र है वो देखनी है सबसे पहले, यानी भेड़ है और बकरी है तो इनकी उम्र 1 साल होती है, गाय की 2 साल, और ऊँट है तो वो 5 साल का हो। इससे कम हो तो उनकी कुर्बानी नहीं होती, सिवाय भेड़ दुम्बे के। यानी दुम्बा जो है अगर वो उम्र में कम है, यानी 9 माह का है तकरीबन, लेकिन वो देखने में अच्छा मोटा है, बड़ा है और साल का लगता है, तो फिर वो 9 माह की भी उसकी जायज़ है। फिर उसको अच्छे तरीके से उसको देख लें। बाज़ औक़ात अब ये हमारी सोसाइटी में बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट ये चीज़ें हमने क्योंकि एक्सपीरियंस की हैं, सब लोग कर भी रहे हैं कि नकली दांत लगा दिए जाते हैं, तो वो उसको देख लें, उसकी तरफ तवज्जो कर लें और कोशिश करें कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट इस तरह का वहाँ पर, या तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हो। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जानवर ठीक लेकर आएँ वो बीमार हो जाए तो फिर आप उसकी कुर्बानी, क्या ये चीज़ें डिपेंड करती हैं? जी बिल्कुल, कुर्बानी बीमार जानवर की हो जाती है इन केस कि उसकी कुर्बानी इस हद तक वो बीमारी उसकी चली मकरू हो जाती है, कुर्बानी आप नहीं कर सकते हैं। फिर नहीं, वो बीमारी का दर्जा देखते हैं हम कि बीमारी किस लेवल की है, कि अगर तो बीमारी बहुत शिद्दत पकड़ चुकी है और जानवर बिल्कुल लागर हो गया, कमज़ोर हो गया, तो फिर अदरवाइज़ अगर वो तंदुरुस्त है या उसकी मेडिकेशन करके 2-3 दिनों के अंदर वो कुर्बानी के 3 दिनों में वो ठीक हो सकता है, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है और जायज़ है। तो एक उनकी उम्र देखी जाए। फिर जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि जानवर के अंदर कोई नुक्स और ऐब ना हो। यानी नुक्स और ऐब ये है कि वो लंगड़ा ना हो, उसके सींग टूटे हुए ना हों, उसकी आँखें ठीक हों, उसकी बिनाई ठीक हो, उसके कान कटे हुए ना हों, उसकी दुम कटी हुई ना हो, ये सारी चीज़ें कुर्बानी के जानवर की आपको चीज़ें, क्योंकि अगर जानवर के अंदर ऐब हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। ठीक है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट ईयर और उससे पिछले साल ये चीज़ें देखने में आई कि कुछ वो एल्फी के साथ या कुछ भी गिल्लू वगैरह के साथ जो है वो सींग वो चिपकाए गए थे, और बाद अज़ां जब वो घर आए तो पता चला कि ये तो नकली सींग लगाए हुए, नकली दांत लगाए हुए थे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर इस तरह के मामलात हैं, किसी एक्सपर्ट को जो जानवर जो घर में पालते हैं कोशिश करें कि उन्हें साथ लेकर जाएं और उनके ज़रिए के जानवर को खरीदें। सही। अब मुझे बता दीजिएगा, वो जो हमने कहा है कि घर के हर बंदे के हाथ लगवाना ज़रूरी है, छुरी को हाथ लगा लें, अगर घर के 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोगों को कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालना है, इस हवाले से क्या कोई खुसूसी अहकामात? मैं पहली बात की तरफ आऊँगा कि हर फ़र्द का हाथ लगाना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी इजाज़त ज़रूरी है। यानी जब कुर्बानी का हिस्सा डाल रहे हैं तब भी उसकी इजाज़त शामिल होनी चाहिए, और जब कुर्बानी करने लगे हैं तो उस वक्त भी उसकी इजाज़त शामिल होनी चाहिए। वो कह दे कि जी मेरी तरफ से इजाज़त है, आप कर लें। अब जहाँ तक है कि हर फ़र्द घर का, इसमें जो मसला है वो ये है कि हर वो शख्स इंडिविजुअल, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, उनमें से जो साहिब निसाब है, ठीक है, यानी जिसके पास 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर ज़रूरत से ज़ायद माल मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी मसलन मैं इसकी आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़ातून जो होती है, ख़ातून खाना, उसके पास जेवर मौजूद होता है, तो असल में तो साहिब निसाब तो वो होती है, और ख़ावंद की तो बाज़ औक़ात इतनी इनकम नहीं होती, तो बीवी के ऊपर फिर वाजिब हो जाएगी। इस तरह वो अफराद जिनके ऊपर
यानी अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे इतने बच्चे हैं तो इनकी भी करनी है, नहीं, उनकी ज़रूरी नहीं होती, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, ये चीज़ वाजिब करने की ज़रूरत है। वो उनके ऊपर वाजिब नहीं है। उनकी वाजिब कुर्बानी ये है कि अगर मसलन हम एक इसका केस स्टडी ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे लोगों को समझ आ जाएगी। घर में 2 मियाँ बीवी हैं और 3 उनके बच्चे हैं। मियाँ बीवी दोनों के दोनों ये साहिब इस्तिताअत हैं, तो इन दोनों पर वाजिब है। बच्चों पर वाजिब नहीं है। वालिदैन अगर उनके पास माल नहीं है, उन दोनों के ऊपर वाजिब नहीं है। ठीक है। अब आपने जानवर ख़रीदा है तो आप उसकी नीयत कर लेते हैं कि मैं 2 हम हैं, 2 वालिदैन हैं, इनकी तरफ से भी शामिल हो गया, बच्चों में से भी जिनका हिस्सा शामिल करना चाहें। टोटल बड़े जानवर के अंदर टोटल 7 होते हैं, यानी 7 से ज़्यादा आप उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते और उससे कम भी नहीं। कम से मुराद ये है कि आप कहें कि जी मसलन बाकी आपने हिस्से 6 तो पूरे कर लिए, 6 अफराद पूरे हो गए, अब 2 लोग थे और 1 हिस्सा है, तो आप कहें आधा और आधा इनका मिला के 1 हिस्सा, तो ऐसा नहीं होगा, वो एक मुकम्मल हिस्सा होगा। तो ये नफली हो जाएगी, उनकी तरफ से नफली होगी और इनकी तरफ से वाजिब अदा हो जाएगी। ठीक है। वो लोग जो कि आपके फौत शुदगान हैं, उनके नाम पे भी आप कुर्बानी कर सकते हैं और उसका सवाब भी क्या पहुंचता है? उनकी तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक पेश की कि आका अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत की तरफ से फरमाया करते थे, उससे साबित होता है कि जो आपके अहले खाना में से, आबा व अजदाद में से, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से जो फोत हो जाएं, उनकी की जा सकती है, लेकिन पहले उसका हिस्सा शामिल करें जिस पर वाजिब है। यानी मैं एक ही, मुझे मेरे पास इस्तिताअत है कि मैं एक कुर्बानी कर सकता हूँ, यानी एक हिस्सा डाल सकता हूँ या एक जानवर खरीद सकता हूँ। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं वो वालिदैन का ले लूँ और अपनी छोड़ दूँ, तो मैं अपनी पहले करूँगा। अब अगर मेरे पास इस्तिताअत गुंजाइश मौजूद है तो फिर जो फोत शुदगान है उनका भी हिस्सा शामिल किया जाएगा, उसकी तरफ से उनको इसाले सवाब होगा, इसाले सवाब पहुँचेगा। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि हम जो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं उससे सवाब कम तो नहीं हो जाता? उससे सवाब कम नहीं होता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ऊपर रहमत और शफ़क़त है। वो जानते हैं कि अदवार ऐसे आते रहेंगे, लोगों की बाज़-औक़ात इस्तिताअत इतनी होगी, बाज़-औक़ात नहीं होगी। वो जिसकी इस्तिताअत है, अगेन वो वाली बात आ गई, आपकी नीयत देखी जाएगी। जिसकी इस्तिताअत है वो दुम्बा खरीद सकता है, वो खरीदे। और अगर इस्तिताअत नहीं है लेकिन कुर्बानी भी वाजिब है और वो करना भी चाहता है, तो फिर वो हिस्सा डाल ले वहाँ पे। तो अल्लाह उसके दिल को देख रहा है कि इसको शौक़ कितना था, तो इसने अपना शौक़ वहाँ से पूरा किया है। तो वो हिस्सा डालने से कतई तौर पर भी वो सवाब कम नहीं होता। बल्कि मेरे ख्याल से हो सकता है अल्लाह ताला को आपका ये एक्ट ज़्यादा पसंद आए और वो लोग जिन्होंने 10-10 जानवर कुर्बान किए हैं, आपका एक गाय की कुर्बानी में हिस्सा डालना जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा अजीज़ हो। सो ये चीज़ें तो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। कोशिश ये कीजिए, जो कोई भी, जैसा कि हमें जमाती साहब ने बताया, साहिब निसाब हैं, इस्तेदाद रखते हैं, इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इसका सवाब डायरेक्टली ये आपका और अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाना है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा, ये अमल ऐसा है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले इसकी कबूलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हो जाती है। इसलिए इस झंझट से, इस चक्कर से बाहर निकलें, बच्चों को भी महफूज रखें इस बात से कि फ़लाँ ने बाबा इतने ले लिए हैं और उसका बकरा इतना बड़ा है और हमारा, इस झंझट से बिल्कुल बाहर निकलें। और ये अमल खालिसतन अल्लाह ने रखा है सिर्फ़ और सिर्फ तकवा को देखने के लिए कि आपने माल भी खर्च करना, ये ना हो। देखें, इसमें समझने की बात यह है, आपने पैसे भी खर्चे, जानवर भी ज़िबा कर दिया, गोश्त भी तकसीम कर दिया और आपको हासिल एंड में कुछ ना हो। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि आपने इन्वेस्टमेंट भी की हो, आपको प्रॉफिट ही उससे गेन ना हो। तो ये जहन में रखें, बस नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नीयत करें, अल्लाह की रज़ा की नीयत करें, ताकि इखलास के साथ आपकी कुर्बानी भी अच्छी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी कबूलियत। बिल्कुल ऐसे ही है। सो कि ये आप सब लोग जानते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। जो आप नीयत करेंगे वो आपका खुदा जानता है, और बाकी रह जाती है दुनिया के दिखावे की बात, तो उसकी आप फिक्र ना करें। बस ये सोचें कि आप जो कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ब्रेक पे जाना है, फिर आपको कुछ मवेशी मंडियों के मनाजिर भी दिखाएंगे और बता देंगे कि जी कहाँ पर कौन कौन सा जानवर कितनी कीमत में मिल रहा है। थोड़ी सी प्लानिंग आपके लिए आसान हो जाती है, हम घर बैठे आपकी मुश्किल इस तरह से आसान करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। को हम आसान कर दें, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो उनके जवाबात आपको घर बैठे मिल जाएं। इस्लामी नुक्ता नज़र से कुर्बानी का जानवर अगर आप खरीदने जा रहे हैं या अहकामात क्या हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। आपने अगर जानवर खरीदने जाना है तो मंडी में रेट इस टाइम क्या चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। अब जी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जानवर अच्छा खासा देखभाल कर लेकर आए हैं, घर आते ही वो बीमार हो गया,
क्योंकि बच्चों को शौक होता है, बच्चे गलियों में इस तरह से चक्कर लगवा रहे होते हैं बार बार, तो बकरा बेचारा आपका अगर थक गया है या उसने ओवर ईटिंग कर लिया है, जो बच्चे अब हमारे घर में भी ऐसे ही है, जो मर्जी बच्चे जो हैं वो पकड़ के बकरे को आपको खिला देते हैं, इनकेस अगर वो बीमार हो जाता है। अगर आप मंडी से तंदुरुस्त जानवर लेकर आना चाह रहे हैं, उसकी क्या क्या निशानियाँ हैं, सो ये सब चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। कुछ जानवरों में वो हमने देखा बीमारियां भी एक दो चल रही थी, कॉन्गो वायरस, चिचड़, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बीमार जानवर के, तंदुरुस्त जानवर के, आपके साथ शेयर करेंगे। जी हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के शोबा वेटनरी मेडिसिन में इस टाइम बतौर प्रोफेसर ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता दें, आप आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है, तंदुरुस्त जानवर की निशानी क्या क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी टीम का और सिटी 42 न्यूज़ का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया। जहाँ तक तंदुरुस्त जानवर की ख़रीदारी का ताल्लुक़ है तो ये एक बड़ा ही गंभीर और पेचीदा मसला है और ये एक आसान काम नहीं है। इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं कि एक तंदुरुस्त जानवर जो है उसको किस तरह से ख़रीदना है, किस तरह से जानवर को सिलेक्ट करना है। तो बहरहाल मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि जैसे ही मंडी में जाए जानवर को परचेज़ करना है तो ऐसे जानवर को अच्छी तरह से उसका मुआयना करना है, उसको देखना है, और ऐसा जानवर जो है जो कि एक्टिव हो और अलर्ट हो और जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का माहौल है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, वो एक हेल्दी जानवर की निशानी है। और इसी तरह से अगर ऐसा जानवर ख़रीदे जो कि चारा खा रहा हो, जो जानवर सुस्त है, निडाल हुआ है, उसको हरगिज़ ना ख़रीदें। और इसी तरह से चूँकि जो व्यापारी हजरात हैं उन्होंने मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल किए होते हैं ताकि जानवर सेहतमंद नज़र आए, तो ऐसा जानवर जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो उसको भी ना ख़रीदें। और चूँकि उसका मतलब है कि जानवर को बहुत ज़्यादा खिलाया गया है, जब उसको बहुत ज़्यादा कोई आटे वाला, बेसन वाला पानी पिलाया गया है, और ऐसा जानवर जिसकी जो पेट है वो अंदर को दंसा हुआ है, जिससे वो कहते हैं कि जो वखियाँ जो है वो जुड़ी हुई हैं, वो भी ना ख़रीदें। उसका मतलब है कि उस जानवर ने खाया पिया नहीं है वो। और इसी तरह से ख़रीदने से पहले जानवर के मुंह को भी चेक करें, मुंह के अंदर कोई छाले वगैरह तो नहीं है, कोई ज़ख़म तो नहीं है, कानों को अच्छी तरह से चेक करें, पूरे जिस्म के ऊपर अच्छा, हाथ। कुछ मुझे बता दें बीमार जानवर की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कुछ जानवर ना लागर नज़र आ रहे होते हैं, सो हम गेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि कि ये जानवर बीमार है भी। अगर एक जानवर बीमार है उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? क्या वो रिएक्ट नहीं सही करेगा या लथार्जी करेगा, आपको गिरा पड़ा नज़र आएगा? कुछ बताइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले तो जो बीमार जानवर है वो सुस्त नज़र आएगा, निडाल नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं कि जी वो डिप्रेशन में होगा और बिल्कुल वो खाए पिएगा नहीं। तो ये शुरू वाली अलामात हैं। और अगर कोई उसको इन्फेक्शन है तो उसको बुखार भी होगा। गो के बुखार को चेक करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बुखार हो तो जिस्म के ऊपर हाथ रखें तो जिस्म गर्म होगा, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो है आँखों से पानी आ रहा होगा या कोई नाक से रतूबतें आ रही होंगी। अगर उसको डायरिया लगा हुआ है तो उसका जो पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से के जो बाल हैं, वो जो उसका जो गोबर है उसके साथ वो गदले हुए होंगे। तो ये इस तरह की निशानियां हैं कि ओवरऑल ये होगा कि वो निडाल होगा, सुस्त होगा और माहौल को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और खाए पिएगा नहीं, और उसकी आंखें भी चमकदार नहीं होंगी। ये है जानवर की, तंदुरुस्त जानवर की निशानियां भी आपको बता दी और अगर कोई बीमार जानवर है तो उसका भी आपको बता दिया। अच्छा जी, अब जानवर तंदुरुस्त लेकर आए हैं, अब बच्चे घर में लाकर उसके चक्कर इतने लगवाते हैं, वो बेचारा जानवर वैसे थक जाता है, खिलाने पिलाने में सम टाइम इतनी कोताही हो जाती है। सो क्या खिलाने आपने जानवर को कुर्बानी के जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता दें गर्मी के लिहाज से, और पानी कितने टाइम देना है, और ये जो बच्चे बोतलें पिला रहे होते हैं, कभी कुछ जानवर को पिला रहे हैं, वो भी बता दें। हाँ, ये बहुत अच्छे मौजू के तरफ की आपने निशानदेही की है, क्योंकि जो जानवर मंडियों में आते हैं वो ऑलरेडी बड़े दूर दराज के इलाकों से आए होते हैं और एक लंबा सफ़र तय करके आए होते हैं। तो वो एक जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस वो भी उनके ऊपर होता है। दूसरा, उनका माहौल चेंज होता है कि दूसरे शहरों से आए होते हैं, दूर दराज के गांव से आए होते हैं मंडियों में,
तो एक वो जो आबो हवा चेंज हो जाती है, आबो हवा चेंज हुई, उसका भी एक स्ट्रेस है। फिर जब हम उनको ख़रीद के अपने घरों में लेके आते हैं, वो आइसोलेशन भी होती है, क्योंकि इनका अपना एक सोशल सर्कल भी होता है एनिमल्स का भी। तो वो जब उनके अपने जो फेलो एनिमल्स हैं उनसे अलहदा भी होते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। तो डेफिनेटली जब जानवर घर में आता है, बच्चों को, फैमिली को शौक़ होता है और शौक़ से वो चीज़ें खिलाते हैं। हर वो चीज़ जो खुद खा रहे होते हैं वो बकरों को और जानवरों को खिलाना शुरू कर देते हैं, जो फ्रूट्स खिलाना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। जानवर को वही चीज़ खिलाएं जो उसकी खुराक है। क्या रिकमेंड करना जैसे चाहेंगे? चारा, जैसे चारा है, जो भी मौसमी चारा है आजकल, जैसे अगर लूसन मिल जाता है और या इसके अलावा चरी है, मकई है, जो भी मौसमी चारा मौजूद है, अवेलेबल है, वो उनको दें। और बहुत सारे लोग ये दाना खिला देते हैं और दाना बहुत ज़्यादा खिलाने से मसले मसाइल पैदा होते हैं, एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है और उससे जानवर की जो तबीयत ख़राब हो जाती है और बाज़ औक़ात जानवर जो है एक्सपायर भी हो जाता है। और हमने जो देखा है ईद के दिनों में ज़्यादातर जो मसले मसाइल आते हैं कुर्बानी के जानवरों में, वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होते हैं, पेट के मसले मसाइल होते हैं, हाजमे के मसले मसाइल होते हैं और इसी की वजह से जानवर बाज़ औक़ात एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जो जानवर की खुराक है, चारा है, जो भी मौसमी चारा, वो उसको खिलाएं और ताज़ा पानी उसके लिए मुहैया करें, मौजूद रहे। और अवॉइड करें कि बच्चे उसको लेके जो है वो गलियों में, सड़कों पे, एक तो वो बच्चों के लिए भी खतरनाक है, लगा के रखना चाहिए बिल्कुल उसके लिए एक वेंटिलेशन वाला माहौल हो, अच्छी खुली हवादार जगह पे रखें, उसको पंखा लगा दें। और अगर अच्छा, कुछ कुर्बानी के जानवर मुसलसल बोले जा रहे होते हैं, ये किस चीज़ का सिम्टम होता है? क्या वो क्या खौफ महसूस कर रहे होते हैं? ये एक वही जो पहले मैंने बात की कि उनका जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो उनके फेलो एनिमल्स हैं उनसे वो अलहदा होते हैं, ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा बीमारी भी है, ये भी, इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर कहीं पे उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से भी जानवर जो है वो, ख़ास तौर पे जो बकरे हैं, वो इस तरह आवाज़ें निकालते हैं, मुसलसल बोलते रहते हैं। ठीक है, सो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम रखना है, पंखे में अपने कुर्बानी के जानवर को रखना है। खाने पीने के लिए बच्चे जो हैं वो प्यार मोहब्बत में जो मर्ज़ी खिलाए जाते हैं, इस चीज़ का आप बड़े ख्याल रखें। तो चारा प्रॉपर जो जानवरों का है वो उनको खिलाएं और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खिलाएं। पानी का इस्तेमाल करा सकते हैं जानवर को। ये बिल्कुल, पानी जो है ताज़ा पानी वो 24 घंटे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है। सही। तो आमतौर पे जानवर को हम कब पानी पिलाते हैं? जब हमारा दिल करता है। हाँ। तो हम पानी जब पीते हैं जब हमारा दिल करता है, और जानवर को भी हम तब पानी ऑफर करते हैं जब हमारा दिल करता है। ये गलत बात है। उसके पास पानी मौजूद होना चाहिए जब उसका दिल करे, वो पानी पी ले। नाज़रीन, आपने अपने जानवर की केयर करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।